Hey students, welcome to my channel and I hope you all are doing great. So आज के इस वीडियो में MPSC 004 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो MPSC 004 के दिसंबर सेशन के वीडियोस का वेट कर रहे हैं, तो आज ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है। यहाँ पर बच्चों आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो आपका पहला क्वेश्चन है उसके अंदर आपसे पूछा है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है यानी कि जो राजनीतिक नेतृत्व होता है वो किस प्रकार से भारत का जो समाज है उसको सुधारने का काम करता है। यानी कि जो भी हमारे बड़े बड़े लीडर्स होते हैं वो हमारी सोसाइटी में क्या चेंजेस लेकर आते हैं, हमें ये बताना है। ओके, सो सबसे पहले आप लोग इसके अंदर अपने आंसर्स को शुरू करने से पहले एक छोटा सा आप लोग इंट्रोडक्शन दोगे कि कैसे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो इंडियन सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने में एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। जैसे कि लीडर्स हो गए हमारे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी, तो कैसे इन लोगों ने रिफॉर्म्स ला लाकर समय समय पर हमारे समाज को बदलने के प्रयास किए हैं। ओके, सो यहाँ पर अब हम लोग चलेंगे हमारे फर्स्ट पॉइंट पे। स्टूडेंट्स, हम मेरी स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इस आंसर का पहला पॉइंट है जिसके अंदर आपको बताना है कि ये कैसे इक्वालिटी और सोशल जस्टिस को प्रमोट करने का काम करते हैं। तो जितने भी हमारे राजनेता होते हैं उनका उद्देश्य होता है ये सुनिश्चित करना कि सभी नागरिकों को उनकी जाति, धर्म या लिंग के आधार पर समान अधिकार मिलें। ओके, सो जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं दे वर्क टू एंश्योर दैट ऑल सिटीजन्स रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, क्रीड और जेंडर आर ट्रीटेड equally. So they formulate and implement policies that focus on reducing discrimination. तो यहाँ पर वो लोग ऐसी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं जो डिस्क्रिमिनेशन को रिड्यूस करने का काम करती हैं और सोशल जस्टिस को प्रमोट करती हैं। ओके, सो नाउ अब सेकंड पॉइंट आप लोग लिखेंगे कि जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं दे ऑल्सो वर्क टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। तो जो हमारा समाज है वहाँ पर जो अमीर और गरीब के बीच का अंतर होता है बच्चों, उस अंतर को समाप्त करने का काम भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स करते हैं। ओके, सो वो इंश्योर करते हैं, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाते हैं, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं जिससे कि जो गैप है रिच और पुअर के बीच का वो ख़त्म हो सके। थर्ड थिंग जो वो लोग करते हैं प्रमोट करते हैं एजुकेशन को और अवेयरनेस को। जैसे कि आपने दिल्ली में देखा और भी इंडिया के कई सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर बच्चों को फ्री एजुकेशन, हाई क्लास एजुकेशन बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में फ्री में दी जाती है। तो जो भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो हमेशा एजुकेशन को प्रमोट करते हैं जिसकी वजह से जो हमारा समाज है उसमें एक प्रकार का सोशल ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर दे प्रोवाइड फ्री एंड एक्सेसिबल एजुकेशन टू ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, पर्टिकुलरली जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, उन लोगों को ये लोग ज़्यादा प्रमोट करते हैं। देन जो चीज़ ये लोग करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, दे वर्क फॉर विमेन एम्पावरमेंट। सो जितने भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं दे एडवोकेट फॉर द राइट्स ऑफ वुमेन। वुमेन के राइट्स की बात करते हैं, वो सपोर्ट करते हैं ऐसे लेजिस्लेशंस को जिनसे कि जेंडर इक्वालिटी आ सके, बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ लोगों को मिल सके, लोगों को एजुकेशन मिल सके, वायलेंस से लोग प्रोटेक्ट हो सके और जो लोग हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन रुक सके। तो ये सारी चीज़ें वो लोग करते हैं ताकि जो लोग हैं जो मतलब फीमेल्स जो होती हैं, आई मीन स्पेशली फीमेल्स जो होती हैं उनको एम्पावर करने के लिए वो काम करते हैं। महिलाओं को शिक्षा मिले, हिंसा से उनकी सुरक्षा हो, शोषण से, ये वो करते हैं। फिर यहाँ पर वो लोग लेकर आते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को। तो जो हमारे राजनेता होते हैं वो ऐसी नीतियाँ लागू करते हैं जिससे कि जो उद्यमिता होती है, जो हमारे उद्यम होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है वो लोगों में बढ़े, जो लोग हैं वो नई नई फैक्ट्रीज लगाएं, नए नए उद्योग खोलें, नया नया व्यापार करें। इस चीज़ को हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हमेशा प्रमोट करते हैं। स्मॉल जो बिजनेस होते हैं उनको हमारे पॉलिटिकल लीडर्स सपोर्ट करते हैं ताकि जो हमारा इंडिया है वो एक ग्लोबल इकॉनमी के अंदर अपना एक स्थान बना सके। हेल्पिंग इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड फॉर द मासेस। तो जितने भी लोग हैं उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है इसकी वजह से वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। सो नाउ एक चीज़ वो लोग करते हैं कि जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं, जो भी हमारे गांव वाले एरियाज़ हैं उनको भी इम्प्रूव करते हैं। जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो यहाँ पर फोकस करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को, एजुकेशन को, हेल्थ केयर को और जो लोग हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस को ठीक करने का वो काम करते हैं ताकि जो रूरल अर्बन, ग्रामीण और शहरी जो विभाजन है ना उसको हम लोग क्या कर सके, समाप्त कर सके और ओवरऑल हमारे नेशन का डेवलपमेंट हो सके।
सो नाउ गाइज, यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच यू हैव टू राइट एन एसे ऑन रिलीजियो पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ दयानंद सरस्वती। तो जो दयानंद सरस्वती हैं उनके सारे के सारे उनके हम आइडियाज बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बताएंगे दैट हु वॉज दयानंद सरस्वती। तो ही वॉज अ प्रोमिनेंट फिलोसोफर, सोशल रिफॉर्मर एंड अ रिलीजियस लीडर इन 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी के ये लीडर थे एंड ही इज़ बेस्ट नोन फॉर फाउंडिंग द आर्य समाज। तो यहाँ पर जो हमारे दयानंद सरस्वती हैं उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी बच्चों, ठीक है। सो यहाँ पर जो दयानंद सरस्वती हैं, सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि वो वैदिक रिवाइवलिज्म की बात करते थे। वैदिक रिवाइवलिज्म का मतलब होता है कि वेदों की ओर लौट चलो, वो ये कहते थे। तो वो कहते थे कि जो हमारे वेद हैं वो हैं अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज। जो हमारे वेद हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा ज्ञान है और वेदों से हम लोग स्पिरिचुअल जो गाइडेंस हैं वो ले सकते हैं। तो वो कहते थे कि जो हिंदू की सोसाइटी है उसको अपनी ओरिजिनल चीटिंग्स कह रही हूँ, सॉरी, ओरिजिनल टीचिंग्स जो हैं, ठीक है, जो हमारे वेदों में टीचिंग्स हमें दे रखी हैं उनको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अब जो यहाँ पर हमारे दयानंद सरस्वती हैं वो मानते थे कि जो हिंदू समाज है उसमें पाखंड, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास की वजह से जो उसको वो समाप्त करना चाहते थे, ठीक है। आइडल वर्शिप को, सुपरस्टिशंस को समाप्त वो करना चाहते। तो सिंपल आप लोग वैदिक रिवाइवलिज्म को बता देंगे कि वेदों की ओर लौट चलो उनका नारा था। फिर यहाँ पर वो जो है सपोर्ट करते थे मोनोथीज्म को, यानी कि जो हम एक ईश्वरवाद जिसे हम कहते हैं, एक ईश्वर की पूजा करना, इसको वो सपोर्ट करते थे। और मूर्ति पूजा का वो विरोध करते थे, ठीक है, आइडल वर्शिप का वो विरोध करते थे। तो उनके अकॉर्डिंग देयर इज ओनली वन गॉड हु इज फॉर्मलेस, एटर्नल एंड ओमनी प्रेजेंट। तो उनके अकॉर्डिंग केवल एक ही गॉड है जिसका कोई फॉर्म नहीं है, वो एटर्नल है और ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह प्रेजेंट है। सो दिस आइडिया वॉज पार्ट ऑफ हिज ब्रॉडर रिफॉर्म एजेंडा टू प्योरीफाई हिंदुइज्म एंड ब्रिंग इट क्लोजर टू इट्स ओरिजिनल वैदिक टीचिंग्स। तो यहाँ पर बस उनका एक एजेंडा ये है कि वो हिंदुइज्म को क्या करना चाहते हैं, प्योरीफाई करना चाहते हैं और हिंदूज को उनके वेदों की तरफ लौटाना चाहते हैं। सो दयानंद सरस्वती ने बच्चों हिंदू धर्म में जो भी प्रचलित मूर्ति पूजा थी उसका क्या किया था, विरोध किया था। एकेश्वरवाद का उन्होंने प्रचार किया था और उनका मानना था कि केवल एक परमेश्वर जो निराकार, शाश्वत और सर्वव्यापी है, सिर्फ हमें उसी को पूजना चाहिए। फिर यहाँ पर जो दयानंद सरस्वती हैं वो काफ़ी सारे सोशल रिफॉर्म्स और जेंडर इक्वालिटी लेकर आए। तो जो दयानंद सरस्वती हैं ही बिलीव्ड इन द सोशल अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। सो यहाँ पर वो बिलीव करते हैं कि हमारे समाज में जितने भी सेक्शंस हैं उन सभी का सोशल अपलिफ्टमेंट होना चाहिए। सो ही एडवोकेट फॉर एजुकेशन फॉर वुमेन, प्रमोटिंग द आइडियाज दैट वुमेन शुड हैव इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन। तो यहाँ पर वो ये कहते हैं कि जो फीमेल्स होती हैं उनको भी मेल्स के बराबर सोशल राइट्स मिलने चाहिए, मेल्स के बराबर उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए। और उन्होंने कैंपेन करे थे, चाइल्ड मैरिज हो गया, सती हो गया, कास्ट सिस्टम हो गया, उन सबको ख़त्म करने के लिए उन्होंने कैंपेन्स भी करे थे। तो दयानंद सरस्वती समाज के सभी वर्गों के उत्थान में विश्वास रखते थे। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए जोर दिया, ठीक है, और महिलाओं के जो सामाजिक अधिकार है वहाँ तक समान पहुँच की उन्होंने बात की। और वहीं उन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा, जातिवाद, इन सब जो कुरीतियाँ थी इनके खिलाफ भी उन्होंने क्या चलाया, आंदोलन चलाया। फिर यहाँ पर उन्होंने नेशनलिज्म और पैट्रियोटिज्म को भी बढ़ावा दिया। सो दयानंद सरस्वती वॉज डीपली कंसर्न्ड अबाउट द पॉलिटिकल एंड सोशल कंडीशन ऑफ इंडिया। सो यहाँ पर जो दयानंद सरस्वती हैं वो इंडिया की जो पॉलिटिकल और सोशल कंडीशन थी उस टाइम पर उसको लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहते थे। एक तो अंग्रेज़ों का हमारे ऊपर राज था, तो उनका विश्वास था कि जो ब्रिटिश जब तक इंडिया में रहेंगे ना, तो जो ब्रिटिश का जो शासन है वो भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विकास के लिए क्या है बच्चों, हानिकारक है। जो ब्रिटिशर्स हैं वो भारत के लिए क्या है, हानिकारक है। तो उन्होंने हिंदू सिद्धांतों पर आधारित राष्ट्रीय पुनर्जागरण का समर्थन किया और भारतीयों को अपनी संस्कृति और धरोहर पर गर्व करने के लिए क्या किया, प्रेरित किया। उन्होंने विदेशी शासन का विरोध करने के लिए भारतीयों के बीच एकता और ताकत को भी बढ़ावा दिया। देन स्टूडेंट्स वो लेकर आए एजुकेशनल रिफॉर्म्स। तो अब वो यहाँ पर बात करते हैं मॉडर्न एजुकेशन की। जो दयानंद सरस्वती हैं वो मॉडर्न एजुकेशन को सपोर्ट करते थे, पर्टिकुलरली द एजुकेशन ऑफ वुमेन एंड लोअर कास्ट पीपल को वो ज़्यादा सपोर्ट करते थे। सो उनका विश्वास था कि जो एजुकेशन है वो प्रैक्टिकल नॉलेज पे होनी चाहिए, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे, मॉरल वैल्यूज़ पे होनी चाहिए और वैदिक जो हमारी टीचिंग्स हैं
उनसे भी अलाइन करनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको ध्यान से सुनना है कि दयानंद सरस्वती आधुनिक शिक्षा के पक्षधर थे, विशेषकर वो महिलाओं को और जो निचली जातियां थी, ठीक है, उनको शिक्षा देना चाहते थे। और उनका मानना था कि जो शिक्षा है वो वैज्ञानिक सिद्धांतों और व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए और वेदों की शिक्षाओं के भी अनुरूप होनी चाहिए। ऑल्सो ही अपोज्ड कास्ट सिस्टम, तो जो भी जातिवाद था, कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, उसको वो उसके उन्मूलन की वकालत करते थे। और वो कहते थे कि जो सभी व्यक्ति हैं उनको अपनी जाति से परे सम्मान और गरिमा के साथ लोगों को जीना है, जातिवाद को उन्हें खत्म करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया था स्टूडेंट्स, तो हो सकता है कि इस बार भी आपके पेपर में आ जाए इस टाइप का कोई क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पर बताना है कि जो आपके जयप्रकाश नारायण हैं, जिनको हम जेपी कहते हैं, उनका सोशलिस्ट थॉट बताना है, ठीक है। सोशलिज्म को लेकर उनके क्या विचार थे वो आपको बताने हैं, समाजवाद के उनके विचार बताने हैं। सो यहाँ पर बच्चों ये आप पहले इनका इंट्रोडक्शन दे दोगे, देन फिर आप क्या क्या पॉइंट्स को इंक्लूड करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इंक्लूड करोगे संपूर्ण क्रांति यानी कि टोटल रेवोल्यूशन को। तो जो जेपी है उनका जो थॉट है वो बात करता है संपूर्ण क्रांति की और टोटल रेवोल्यूशन की। सो दिस वाज एम्ड एट ब्रिंगिंग अ रेडिकल चेंज इन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। तो यहाँ पर जो जेपी हैं वो हमारे समाज में एक रेडिकल चेंज लेकर आना चाहते थे और उनका विश्वास था कि जो सच्ची प्रोग्रेस है वो जब ही हो सकती है जब हम मॉरल और स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन लेकर आएँ, ठीक है। पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन साथ साथ में करें, पर उसके साथ साथ मॉरल और स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन भी लेकर आए। तो यहाँ पर जो उनका विजन था रेवोल्यूशन का, उसमें वो एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द मासेस की बात करते थे, जिसमें जो लोग हैं करप्शन, एक्सप्लॉयटेशन और इनजस्टिस के खिलाफ लड़ाई लड़े। तो जेपी के समाजवादी विचारों का सबसे अच्छा उदाहरण बच्चों उनकी संपूर्ण क्रांति के आह्वान में हमें मिलता है, जिसका उद्देश्य राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संरचनाओं में व्यापक परिवर्तन लाना था। और उनका क्या मानना था कि सच्ची प्रगति कब संभव है, जब राजनीतिक परिवर्तन के साथ साथ हम लोग नैतिक और आध्यात्मिक क्रांति भी करें। उसके बाद यहाँ पर वो डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी की वकालत करते थे, यानी कि जो पावर है वो किसी एक के पास सेंटर की तरफ नहीं होनी चाहिए। पावर जो है वो कैसी होनी चाहिए, बटी हुई, सेंटर से चारों तरफ बटी हुई होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो जेपी है वो एडवोकेट करते थे डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेटिक सिस्टम की, जहाँ पर जो पॉलिटिकल पावर है वो ग्रास रूट लेवल तक हो। ग्रास रूट लेवल समझते हो कि मतलब जो एकदम लोअर लेवल होता है ना सोसाइटी का, वहाँ तक हो। तो ही आर्ग्यूड दैट सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर लीड टू करप्शन एंड इनएफिशिएंसी, कि अगर हम ज़्यादा पावर सेंटर को दे देते हैं, किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा पावर दे देते हैं, तो उसकी वजह से करप्शन बढ़ता है और इनएफिशिएंसी बढ़ती है। तो जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको अपने ओन अफेयर्स खुद मैनेज करना चाहिए एंड दिस अप्रोच वुड एम्पावर रूरल एरियाज। तो स्पेशली यहाँ पर जैसा हमने पंचायती राज में पढ़ा कि पंचायती राज सिस्टम में हमने ग्रास रूट लेवल पे पावर को भेज दिया है ना, तो उसी तरीके से ये भी बात करते थे इस तरीके से कि जो पावर है वो रूरल एरियाज के पास भी होनी चाहिए। जो रूरल एरियाज है वो अपने जो उनके लोकल मैटर्स होते हैं उनको खुद ही सॉल्व कर सके। तो जेपी जो है वो विकेंद्रीकृत लोकतंत्र का बच्चों समर्थन करते थे, ठीक है, जिसमें राजनीतिक शक्ति को आधार स्तर पर वितरित किया जाता है। उनका कहना था कि शक्ति का केंद्रीकरण भ्रष्टाचार और अक्षमता का कारण बनता है, ठीक है, इसलिए स्थानीय समुदायों को अपने मामलों को संभालने का अधिकार मिलना चाहिए। इस दृष्टिकोण से ग्रामीण क्षेत्रों को सशक्त बनाने और शासन में स्थायी भागीदारी को बढ़ावा देने का उद्देश्य था, ताकि नौकरशाही के प्रभाव को कम किया जा सके। तो सिंपल सी बात ये है कि वो वकालत करते थे स्थानीय शासन की, ठीक है। किसकी वकालत करते थे वो? स्थानीय शासन की वकालत करते थे। अब जो स्टेट सोशलिज्म होता है उसकी वो बुराई करते थे। सो ही वॉज अ क्रिटिक ऑफ स्टेट सोशलिज्म बिकॉज ही बिलीव्ड बिकॉज विच ही बिलीव्ड कुड लीड टू अथॉरिटेरियनिज्म, कि अगर ये वाला जो सोशलिज्म है इसकी वजह से क्या हो सकता है, तानाशाही हो सकती है। तो ही आर्ग्यूड दैट सोशलिज्म शुड नॉट मीन एन एक्सपेंशन ऑफ स्टेट पावर। सोशलिज्म का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि जो स्टेट है उसके पास ज़्यादा पावर हो, बल्कि उसका मतलब ये होना चाहिए कि जो हमारे स्टेट के लोग हैं, हमारे देश के जो लोग हैं, दे विल बिकम मोर एम्पावर, उनके पास ज़्यादा शक्ति, वो लोग ज़्यादा क्या होने चाहिए, सशक्त होने चाहिए। तो इन हिज व्यू स्टेट कंट्रोल इकोनॉमीज ऑफन लीड टू सेंट्रलाइजेशन, इनएफिशिएंसी एंड परपेचुएशन ऑफ इनइक्वालिटी। तो उनके अनुसार क्या है बच्चों कि जो राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्थाएं हैं अक्सर केंद्रीकरण, अक्षमता और असमानताओं को क्या करती हैं, बढ़ावा देती हैं। इस चीज़ की वो बात करते थे।
उसके बाद वो कहते थे कि जो हमारा सोशलिज्म है वो पीपल सेंट्रिक होना चाहिए। तो यानी कि यहाँ पर जो है, जो आम लोग होते हैं, आम लोगों की भलाई पर यह केंद्रित होना चाहिए, और उन्होंने सर्वोदय की जो अवधारणा है उसकी वो बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग एक बार देख लो कि जो आपके जेपी का समाजवाद है वह आम लोगों की भलाई पर केंद्रित था। उन्होंने सर्वोदय की अवधारणा में विश्वास किया, जिसका अर्थ था सभी की भलाई, विशेष रूप से गरीब और हाशिए पर रहने वाले लोगों की भलाई। तो इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि आर्थिक विकास के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंच सकें, और विशेषकर उन लोगों के पास जो लोग कैसे हैं, शोषित है। ठीक है, तो यहाँ पर वो बात करते हैं वेलफेयर ऑफ ऑल, यानी कि सर्वोदय की वो बात करते हैं। बहुत ही बेसिक आइडिया है सर्वोदय का, यानी कि सबका भला हो, खासकर उन लोगों का जो हाशिए पर है। फिर वो यहाँ पर बात करते हैं कि जो विलेजेस हैं उनको कैसा होना चाहिए, विलेजेस को होना चाहिए सेल्फ रिलायंट। ठीक है, सेल्फ रिलायंट समझते हो, स्वदेशी। ठीक है, स्वदेशी होना चाहिए, क्योंकि इंडिया का डेवलपमेंट जब ही होगा जब जो हमारे विलेजेस हैं वो क्या होंगे बच्चों, एम्पावर होंगे। क्योंकि जो हमारे गांव होते हैं दे आर द बैकबोन ऑफ द आर कंट्री। ठीक है, जो हमारे गांव होते हैं वो हमारे देश की बैकबोन होते हैं, रीढ़ की हड्डी होते हैं। तो जो हमारे गांव होते हैं उन्हें हमेशा हमें क्या करना है, सशक्त बनाना है। बिना गांव के हमारा जो आर्थिक और सामाजिक उत्थान है वो नहीं हो सकता। बाकी के जो पार्ट्स हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेरे व्हाट्सएप चैनल को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ताकि जैसे ही कोई भी नया वीडियो आएगा तो उस डिस्क्रिप्शन वो जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है मैं वहाँ पर आप लोगों को अपडेट कर दूंगी। इसी तरीके के और वीडियोस के लिए आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं। और यहाँ पर प्लेलिस्ट में आपके बाकी के वीडियोस का भी लिंक है। और कमेंट करके ये बताना कि नेक्स्ट आपको कौन से एग्ज़ाम का वीडियो चाहिए, कौन सा चाहिए। ठीक है।